हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 है ये कक्षा 12वीं के लिए और इसी पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एमसीक्यू उनकी श्रृंखला हमारी चल रही है। तो उसी तारतम्य में हम लोग आज पढ़ेंगे। चौथा पाठ है हमारा, है ना? रघुवीर सहाय से संबंधित पाठ है ये और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पाठ है रघुवीर सहाय जिनकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। और किस तरह से ये कविता लिखी गई है और इसके जो छोटे-छोटे प्रश्न कौन से हैं एक-एक नंबर के, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर। तो इसी के साथ हम लोग तैयारी करेंगे आज चौथे पाठ की, जो इसके लेखक है रघुवीर सहाय और उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि एक काव्य संग्रह से ली गई है और उस काव्य संग्रह का नाम है जो लोग भूल गए हैं। ठीक है ना? इनका एक काव्य संग्रह है और इनके बारे में क्या-क्या जानकारियाँ हैं वो भी देखते हैं। और इनका जो जन्म है वो हुआ है सन 1929 में हुआ और लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? सन 1929 में लखनऊ, है ना? और उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है? लखनऊ में हुआ तो लखनऊ सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ और इनके बारे में और जो भी जानकारियाँ हैं, जैसे ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, है ना? और जो कि 1951 में निकला था, तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे आपके जो भी प्रश्न इससे भी बन सकते हैं, जैसे अज्ञेय जो है, अज्ञेय के द्वारा एक संपादित तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक था, जो 1951 में निकला था, है ना? तो उसी तार सप्तक में ये जो दूसरा तार सप्तक था, उसके महत्वपूर्ण कवि थे ये। और एक शमशेर बहादुर सिंह है, वो भी आगे आएँगे, अभी पाठ उनका भी तैयार करेंगे, तो वो भी दूसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं। और इनके कुछ 2 रचनाएँ आप लोगों की आती है, जब हम लोग लेखक परिचय पूछते हैं, तो उसमें आती है ना, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हँसो हँसो जल्दी हँसो, है ना? पत्रकारिता है इनकी। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंधित रहे। कभी पूछ सकते हैं आपको ये हिंदी समाचार विभाग जो है वो कहाँ का था? तो ऑल इंडिया रेडियो का। तो ऑल इंडिया रेडियो के कौन से विभाग में काम करते थे? तो ये समाचार विभाग में काम करते थे और इन्होंने एक पत्रिका कल्पना निकाली और दूसरी है नवभारत टाइम्स। कई बार परीक्षा में पूछ सकते हैं। तथा दिनमान, ये 3 इनकी पत्रिकाएँ थी। कल्पना, है ना? नवभारत टाइम्स और फिर दिनमान, ठीक है? ये इनके बारे में है ये। तो 3 इनके पत्रिकाएँ हैं, 3 इनके समाचार पत्र हैं जो कि निकलते थे, कल्पना, नवभारत टाइम्स, दिनमान। और इनकी कविता है जो कि और दूसरा तार सप्तक उन्होंने 1951 में लिखा और इनकी कुछ रचनाएँ हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं फिर। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बन सकता है, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। कभी पूछ सकते हैं आपको, समकालीन कविता के संवेदनशील कौन-सा चेहरा है? तो नागर चेहरा है ना? परीक्षा में इस बात का ध्यान रखेंगे कि नागर चेहरा है ये और इसीलिए इनके बारे में ये बताया गया है। और इसके साथ-साथ एक प्रश्न और ये भी बन सकता है कि वे सिर्फ पत्रकार तो थे ही सही, लेकिन पत्रकार ही नहीं, पत्रकार के साथ-साथ सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। वो पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार भी थे और कवि भी थे। उन्होंने बहुत अच्छी कथाएँ भी लिखी और इसके बाद उन्होंने कवि कविता भी करी, यही उनके बारे में है। और ठीक है, इसके बाद आगे इनके जो एक-एक नंबर के जो प्रश्न हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। अभी तक भी मैंने आपको छोटे-छोटे प्रश्न बताए हैं, जैसे नागर चेहरा पूछ सकते हैं या पत्रकार के साथ-साथ क्या-क्या थे या उन्होंने कौन-कौन से पत्रों में काम किया, कौन-कौन से पत्रों पर अपनी सेवाएँ दी, कल्पना, नवभारत टाइम्स और दिनमान और बाकी दूसरे तार सप्ताह के कवि थे, ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग इनके प्रश्न उत्तर की ओर। तो मित्रों, आज हम लोग रघुवीर सहाय के बारे में पढ़ेंगे। तो कैमरे में मंद अपाहिज और सन 1929 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ और 1990 में, ये हालाँकि कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? बहुत कम समय इन्होंने संसार में बिताया और इनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम समय तक ये रहे और इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो इसके प्रश्न उत्तर पर देखेंगे। पहला है,
अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन है ना? अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन है? हम से मतलब दूरदर्शन वाले, है ना? देखो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ना हम मुस्कुराएंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो हम समर्थ शक्तिवान हैं क्योंकि हम दूरदर्शन वाले हैं, टीवी वाले हैं। मीडिया पर इन्होंने करारा प्रहार किया है कि मीडिया वाले एक समर्थ शक्तिवान होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने लिखा है कि वो एक दुर्बल व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना? तो समर्थ और शक्तिमान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो ये किसको लाएंगे? एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कहाँ पर? एक बंद कमरे में। और उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, है ना? मीडिया पर किस किस तरह ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इन्होंने इनकी जो मृत्यु है 1990 में हो चुकी थी। मतलब उस जमाने में भी मीडिया के बारे में ऐसी बातें थी जो कि आज भी है। तो इस बारे में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? तो हमने अभी पढ़ा था समर्थ और शक्तिवान, तो दूरदर्शन वालों को, है ना? समर्थ शक्तिवान किसे कहा है? दूरदर्शन वालों को। और अब हम मुस्कुराएंगे इस पंक्ति में हम कौन है? दूरदर्शन वाले। इसके बाद तीसरा है कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किस की कविता है? कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? क्रूरता की। ठीक है ना? किसकी कविता? ये क्रूरता की कविता है, जो कि करुणा के मुखौटे में छुपी हुई कविता है। और किसकी कविता है? क्रूरता की कविता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर चौथा है कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? कविता में कैमरा दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाना चाहता है। कविता में कैमरा है वो एक साथ क्या दिखाना चाहता है? दर्शक और अपाहिज। अपाहिज जो अपंग व्यक्ति है, वहां पर दुर्बल व्यक्ति है, उसको दिखाना चाहते हैं। और एक ऐसा चाहते हैं कि एक साथ दोनों रो पड़े। तो इस तरह से वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? तो दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? वो एक दुर्बल को लाए थे। किसको लाए थे? एक दुर्बल को। बंद कमरे में किसको लाए थे? एक दुर्बल को लाए थे। ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग इसमें अपाइज लगा देते हैं, लेकिन जब हम इसको यहाँ पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। और कहाँ लाएंगे? बंद कमरे में, है ना? इसकी व्याख्या में अभी आपको समझा दूंगा, है ना? थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ इसको समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? आगे अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? तो कसमसाहट। क्या दिखाई देता है? कसमसाहट दिखाई देता है अपाहिज के होठों पर। क्या दिखाई देता है? कसमसाहट। प्रश्न नंबर 7वां है कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? हम अपाहिज को रुला देते हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपाहिज को भी रुला देते हैं या उसको रुलाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा जो है ना कार्यक्रम अच्छा सफल हो सके। तो इसका यहीं भी लिख सकते हैं रुलाने का प्रयास करते हैं, है ना? रुलाने क्योंकि का प्रयास करते हैं। लेकिन हम इस पूरी कविता में देखते हैं अंततः वो जो दुर्बल है वो रोया नहीं है ना? इसीलिए वो कविता में ऐसा लिखते हैं, प्रयास भी उन्होंने किया है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8वें पर दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे, है ना? तो दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? एक बंद कमरे में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना दुर्बल को कहाँ ले जाएंगे, ये देखो यहाँ पर दुर्बल को हम एक बंद कमरे में ले जाएंगे। ठीक है, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? कैमरे वाले जो है उस पर्दे पर अब अपाहिज की जो उन्होंने अपना कैमरा लगा रखा उस पर वो अपाहिज की क्या दिखाएंगे? कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? तो फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, है ना? ये देखो यहाँ पर लिखा है फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। क्या दिखाएंगे? फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। आगे देखते हैं उनको।
पर्दे पर किसकी कीमत है? तो वक़्त की, है ना? किस पर कीमत है? वक़्त की। अभी हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इस कविता के अनुसार देखते हैं तो पता चलता है कि पर्दे पर किसकी कीमत है? वक़्त की। कार्यक्रम प्रश्न नंबर 11वां है, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? जो प्रस्तुतकर्ता है, जो दूरदर्शन वाले हैं, वो क्या करेगा? तो कार्यक्रम समाप्त करते हुए वो क्या कर रहा है? वो मुस्कुराकर धन्यवाद देता है। जब उसका पूरा कार्यक्रम हो जाता है और उसमें जो भी वो इच्छा रखता है, वो पूरी हो या ना हो, लेकिन अंत में जब वो कार्यक्रम का अंत करता है, तो प्रस्तुतकर्ता मुस्कुराकर धन्यवाद देता है। प्रश्न नंबर 12वां है, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? धैर्य, है ना? प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? धैर्य रखने के लिए अनुरोध करता है। तो आप धैर्य रखिए, है ना? इसके बाद दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा है? दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा है? किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा है दूरदर्शन पर? तो दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, वो किस उद्देश्य से दिखाया जा रहा है? दूरदर्शन पर सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 13वां है, तो दूरदर्शन पर सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम दिखाया जा रहा है ना? इसके बाद है अगला कि 14वां प्रश्न है, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? दूरदर्शन वाले जो हैं, वो किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो दूरदर्शन वाले एक अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। किसकी संवेदना से? अपाहिज की संवेदना से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो किस पर व्यंग्य है? वो दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है ना? प्रश्न नंबर 15 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? तो ये दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है, टीवी वालों पर व्यंग्य है, या फिर जो समाचार वाले उन पर व्यंग्य है ये, ठीक है? प्रश्न नंबर 16 है, समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है रघुवीर सहाय, है ना? तो समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा कौन है? रघुवीर सहाय, है ना? ध्यान रखेंगे इस बात का। समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा कौन है? रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न नंबर 17वां है, कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? इस पूरी कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। वो दूरदर्शन वाले कितने संवेदनशील होते हैं और किस-किस प्रकार से वो सामने वाले के साथ बर्ताव करते हैं, वो इस पूरी कविता में दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18वें की ओर। तो ये प्रश्न 17 थे हमारे और इतने ही हमारे पास प्रश्न हैं, इतने ही मैंने निकाले आपके लिए। ठीक है, इसमें 17 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं, आगे इसमें प्रश्न नहीं बनते हैं या फिर प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, और यही वो प्रश्न हैं जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके पाठ को समझ लेते हैं ताकि आपको पाठ भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है ये, कैमरे में बंद अपाहिज हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो वो कहता है हम लोग एक एक दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ और शक्तिवान हैं, शक्तिशाली है, और हम एक दुर्बल को लाएंगे जो कि, और उसको बंद कमरे में लाएंगे और उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसकी वीडियो, मतलब उसको दूरदर्शन पर हम लोग टीवी में दिखाएंगे। उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है? मुझसे पूछेंगे क्या भाई तुम वास्तव में अपाहिज हो, दुर्बल है वो तुम? तो क्या आप क्यों अपाहिज है? और हम उनसे पूछेंगे तुम अपाहिज है तो क्यों अपाहिज है? क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था तुम अपाहिज हुए? आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा, और आप जो अपाहिज है तो इसका मतलब है आपका जो ये अपाहिजपन है वो आपको दुःख देता होगा। फिर कहते हैं कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा, फिर अपने कैमरे वाले से कहेंगे इसका चेहरा दिखाओ या इसको दिखाओ, थोड़ा बड़ा-बड़ा दिखाओ, और हाँ तो बताइए आपका दुःख क्या है? फिर हम उसको उसी कैमरे में पूछेंगे कि आपका दुःख क्या है ना? और जब वो नहीं बता पाएगा तो हम कहेंगे जल्दी बताइए और दुःख बताइए, लेकिन वह बता ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, बहुत परेशान है, और हम लोग जबरदस्ती उससे बोलने की
कहेंगे, बोलने के लिए कहेंगे। सोचिए, हम बार-बार कहेंगे सोचो, बताओ, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अब हम सभी जानते हैं कि अपाहिज होने के बाद व्यक्ति को कैसा लगेगा, लेकिन दूरदर्शन वाले अनर्गल प्रश्न उसके सामने कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। कैसा है यानी कैसा लगता है? हमको तो फिर ये वो नहीं बोल पाएगा तो हम चुपचाप इशारे से बताएँगे, कि ऐसा बता दे, ये उत्तर बता दे। तो एक ऐसा के ऐसा। सोचिए, फिर बताइए, थोड़ा और कोशिश करिए हम, है ना? और बाद में हम कहते हैं कि ये अवसर खो देंगे, हम अपने मन में कहेंगे कि यदि वो नहीं बोलेंगे, तो इशारे से बोलेंगे, देख तू टीवी के सामने है और तू ये टीवी के सामने अवसर खो देगा यदि नहीं बोलेगा तो दिखने का। इस तरह से उसको हम लोग समझाएँगे और बाद में फिर वो दूरदर्शन वाले जनता से कहेंगे, आप जानते हैं, कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे, है ना? मतलब जो ये दूरदर्शन वाले हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के चक्कर में उसे पूछेंगे, बार-बार पूछेंगे, जब वो बोल नहीं पाएगा तो रोने लगेगा, तो ये है उसको रुला देंगे। आगे, है ना? इसके बाद है फिर, है ना? इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का और करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखाएँगे। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी बताएँगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और आशा है कि जो दर्शक है, वो दर्शकों से आशा करते हैं कि भई ये इसका चेहरा बताएँगे, होठ बताएँगे तो दर्शक को लगेगा कि इसकी अपंगता की पीड़ा है, बहुत पीड़ित है। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। तो वो कह रहा है दर्शकों आप धैर्य रखिए, हम अभी आपको और इसको दोनों को साथ रुलाएँगे। और इसके बाद आप और वह दोनों का मतलब आप यानी दर्शक और वह यानी अपंग व्यक्ति। और फिर अंत में जब वो अपंग व्यक्ति नहीं रोता है, तो वो कहते हैं कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्योंकि पर्दे पर किसकी कीमत है? भक्ति की भी प्रश्न आया था ना, कहते भक्ति की कीमत है। हम मुस्कुराएँगे हम, फिर उसके बाद दूरदर्शन वाले हम का मतलब दूरदर्शन वाले बोलेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी-सी कसर रह गई थी। धन्यवाद कि वो उसको हम बोला नहीं पाए। इस तरह से ये कार्यक्रम समाप्त किया उन्होंने और ये हमने कविता को समझा, इसके छोटे-छोटे एमसीक्यू प्रश्नों को समझा और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपको हमेशा नई-नई वीडियो मिलती रहेगी पढ़ाई से संबंधित। अपने मित्रों तक इसको बताने का कष्ट करें और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों, दोस्तों, बालकों, बच्चों सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार आप इसी तरह देखते रहें, कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।